बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग मेंटरशिप बाय ऋतु मैम। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चंस वाली, उसमें हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस के 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, ठीक है ना, विद क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, पहले हम उसका आंसर देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है यहाँ पे जो है ब्रीदिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है हमने। ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिए कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनमें कौन कौन से ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, वो पढ़ लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लंग्स के बारे में, लंग्स की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लंग्स की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना, वी कैन डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये इन दोनों में से क्या सही है? तो सबसे पहली बात बेटा, स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को जो है बेटा डायरेक्टली बदल नहीं सकते, डायफ्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी कैन डायरेक्टली नहीं बेटा, डायरेक्टली हम अल्टर जो है पल्मोनरी वॉल्यूम को नहीं कर सकते। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो जिसने ये आंसर लिखा होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग, वो सही है। तो बोथ आर करेक्ट नहीं, बोथ आर इनकरेक्ट नहीं, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस आती है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कौन कौन सी प्रोसेस आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रेस्पिरेशन में मौजूद होते हैं? पहला स्टेप क्या है बेटा? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। ब्रीदिंग मतलब हमने ब्रीद इन करके ऑक्सीजन लिया, ब्रीद आउट करके जो है एटमॉस्फेरिक एयर से हमने ऑक्सीजन लिया, आउट करके CO2 को बाहर निकाला। तो पहला प्रोसीजर वही है। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन का और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई जो होगी उसमें वहां पे जो भी जो डिफ्यूजन होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड में जो है गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रोसेस होती है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। O2 और CO2 का डिफ्यूजन पहले एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे हुआ था, अब टिश्यू में होगा। देन यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक, तोड़ने के लिए, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। अल्टीमेट गोल हमारा CO2 को बाहर निकालना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? तो सबसे पहला देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड तो ये तो है, तो ये रॉन्ग तो नहीं है, ये इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इनकरेक्ट हमें बताना है, तो मतलब ये तो इन्वॉल्व है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, यस बेटा ये भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, यस बेटा ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है। यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 नहीं, CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं होता। सेल्स किसका यूटिलाइजेशन करते हैं बेटा? O2 का यूटिलाइजेशन करते हैं। किसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? O2 का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा, सही आंसर आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है, क्लियर है। अगर हमें ये स्टेप्स पता होंगी, हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट एनसीईआरटी, यही क्वेश्चन जब नीट के एग्जाम में आएगा तब हम सोचते हैं हाय, तो हम चाहते हैं कि कहाँ से दे दिया, कहाँ से दिया, एनसीईआरटी की लाइन से ये बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। ब्रीदिंग में हम 2 चीजें आती है। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन, इंस्पिरेशन जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया बेटा, ठीक है, एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और जो एक्सपिरेशन जिसके थ्रू एक्सपिरेशन या एक्सपिरेशन जो भी है, तो उसके थ्रू हमने इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, तो हमने इंस्पिरेशन के थ्रू ब्रीद इन किया, एक्सपायरेशन के थ्रू ब्रीद आउट किया। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है, ड्रॉन इन, ये फिलअप्स, ये बोर्ड के बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, किसी भी नर्सिंग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इन द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स is carried out by creating a pressure gradient। बेटा जहां पे भी प्रेशर, कहीं पे भी अपन को ऊपर से ज्यादा से कम जाना है तो प्रेशर जनरेट होता है। तो यहाँ पे है बाय क्रिएटिंग, जैसे अभी तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि नीट के एग्जाम आ गए, क्या करें, तो अब तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट है। वैसे ही द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमोस्फियर। किसके बीच में प्रेशर ग्रेडियंट आता है? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए
प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फियर, यस बेटा सही है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लीवर एंड, लीवर के साथ नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट सोल्यूशन इस तरीके से बनते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी है बेटा। नेक्स्ट है हमारा द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये इसी का नेक्स्ट है वही जो फिलअप्स भरना है, तो हम जो है इसको फिलअप में भी भर देंगे, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अब इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या पढ़ते हैं बेटा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं। तो इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन के नकर द प्रेशर विद इन द लंग्स, प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके असर्शन रीजन या कहीं स्टेटमेंट में आ जाती है तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो इंस्पिरेशन का अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है बेटा वो लेस देन है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसी है बेटा, लेस देन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है जो लेस देन है, ठीक है ना, मतलब हमारे अंदर का जो है प्रेशर वो कम है, बाहर का ज्यादा है। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, बाहर ज्यादा है अंदर है, तो नेगेटिव प्रेशर हुआ ना लंग्स में विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप कंपेयर करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसमें, तो लंग्स में जो है नेगेटिव प्रेशर होगा। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर। सिंपल सी मोटा मोटा दिमाग में बात ध्यान रखनी है, इंस्पायरेशन लंग्स में प्रेशर कम है बेटा, नेगेटिव प्रेशर, एक्सपायरेशन लंग्स में प्रेशर ज्यादा है ना, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द डिफरेंस। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अब तक हमने पढ़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो इंस्पायरेशन कैन अकर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर, नहीं बेटा हायर नहीं, लोअर है, इंट्रापल्मोनरी लेस देन होगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस बेटा यही आंसर है, इक्वल नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, तो सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा। अब आते हैं हम द डायफ्राम, हमारे जो डायफ्राम है ये डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम ने क्या किया एंड स्पेशलाइज, उसके साथ साथ मसल्स भी होते हैं डायफ्राम के साथ, डायफ्राम और कौन कौन सी मसल बेटा, डायफ्राम होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, एक तो कोस्टल मसल होती है, और जो एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मतलब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, तो एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही होती हैं। तो यहाँ पे डायफ्राम यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन सच, मतलब ये ग्रेडियंट जनरेट करने में हेल्प करती है। तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल जनरेट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एंड थोरेसिक कैविटी, हेल्प इन एक्सपांशन, यस बेटा, and contraction of thoracic cavity, yes beta, cause alteration in volume of thoracic cavity by their action, ठीक है ना, ऑल्टर तो नहीं कर पाता, तो ऑल एक्सेप्ट थर्ड जो है सारा चीज सही है, ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड, अब मतलब इंस्पिरेशन कब इनिशिएट होता है, तो बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कब इनिशिएट हुआ बेटा, डायफ्राम है उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब इंस्पिरेशन जो है स्टार्ट हुआ, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर पूछा जाता है किस एक्सिस में बेटा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, थोरेसिक इंस्पिरेशन हुआ तो इंस्पिरेशन कब इनिशिएट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इसने क्या इंक्रीज किया बेटा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज किया किस डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। तो सेलेक्ट द करेक्ट अबाउट थोरेसिक डायफ्राम, थोरेसिक डायफ्राम के बारे में हमें जो है सही बताना है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, तो डिक्रीज ने इंक्रीज किया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेज एक्सपांशन ऑफ थोरेसिक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेज एक्सपांशन ऑफ थोरेसिक इन डोर्सम, ये वाला सही है बेटा, सेकंड वाला सही है, ओनली सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इंस्पिरेशन, इसी पे ही पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट थोरेसिक डायफ्राम, तो इनकरेक्ट है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने किया, ये वाला क्वेश्चन आप करो क्योंकि सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब क्या हुआ, एक्सटर्नल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स को उसने क्या किया, लिफ्ट किया, एंड द स्टर्नम कॉजिंग, अब स्टर्नम ने क्या किया, कॉजिंग एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है, किसमें, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज आएगा इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल सी चीज है।
उसके बाद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, सेम चीजें उसी पे है ये क्वेश्चन। तो हमसे पूछा है इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो अब आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आप ये कर ही सकते हो, तो ये भी आपका HW है। कोई भी डाउट आता है नीचे लिख के देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज ए इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये ओवरऑल चीज होती है, तो वो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करती है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चीज, इंक्रीज करती है, क्या इंक्रीज करती है बेटा? पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हमें बताना है। तो द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं इंक्रीज करता है। तो ओवरऑल डिक्रीज इन द थोरेसिक, ओवरऑल डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो मतलब होगा। तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। यस बेटा ये सही है, ठीक है ना। तो करेक्ट ये है सी वाला। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में क्या हुआ बेटा? एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा। पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी शब्द किसके लिए? आपके लंग्स के अंदर बात की जा रही है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा बेटा, इंक्रीज इन पल्मोनरी डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो कम हुआ, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कम हुआ। विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव, अब वो प्रेशर कम हुआ तो बाहर से हमने सांस अंदर ले ली, तो दैट इज इंस्पिरेशन। तो व्हाट फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, तो किसने वो किया? डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी टू लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन दैट। तो इंक्रीजेस इन पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं, डिक्रीजेस इन पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं, ये होगा इंक्रीज इन इंक्रीजेस इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो सही है, ये तो सही है बेटा, डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बेटा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट इसी पे पूछा है, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज इंस्पिरेशन। तो एयर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड, यस दैट इज इंस्पिरेशन, है ना। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी, असर्शन इज करेक्ट। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज द प्रेशर टू लेस देन दैट ड्यू टू विच इंस्पिरेशन, यस इसी के अंदर असर्शन इज ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है रिलैक्सेशन। अब डायफ्राम क्या होते हैं बेटा? रिलैक्स होते हैं, एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम इज टर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन। इंटरकोस्टल मसल जो है डायफ्राम और स्टर्नम को नॉर्मल उस पे लेके आती है, एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो रिडक्शन इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज्ड बाय, तो यहाँ पे आएगा किसकी वजह? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। किसकी वजह से बेटा? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, दैट इज इंस्पिरेशन, ठीक है। अब आते हैं हम अगली बात पे कि यहाँ पे व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होगा? रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द नो चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम। तो थोरेसिक वॉल्यूम में रिडक्शन इन द थोरेसिक वॉल्यूम, ये होगा बेटा, बी वाला होगा, ठीक है। अब क्या हुआ? दिस लीड्स, अब इसने क्या किया? दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर। अब जो है ये जस्ट उसका अपोजिट हुआ, और एक्सपल्शन ऑफ एयर जो है लंग्स जो है बाहर, मतलब हमने ब्रीद आउट किया, एक्सपिरेशन। तो इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज एक्सपिरेशन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। समझ गए एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। अब हमें जो है इंस्पिरेशन, हम बहुत जो है हमारे में विद द हेल्प ऑफ हमारे एक्स्ट्रा मसल होती है, एब्डोमिनल मसल जो होती है बेटा, एब्डोमेन में जो होती है एडिशनल मसल, उससे हम जो है अतिरिक्त जो है सांस ले सकते हैं। तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन, बहुत पूछा जाता है, एब्डोमेन, हैंड या लेग से नहीं, एब्डोमेन में होती है हमारे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द, ये फिलअप भरना है तो फिलअप आपने पढ़ दिया, इसी के लिए 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूं, आप जैसे आगे नर्सेज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आपको TPR वाइटल साइंस लेना पड़ेगा, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन 1 मिनट में आप गिनोगे ऐसे रेस्पिरेशन। तो 1 मिनट में कितना होता है बेटा? 12 से 16 आए तो मतलब वो व्यक्ति सही है। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ध्यान रखना कितना? 12 to 16 टाइम पर मिनट। तो ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 24 नहीं,
ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड। अब जो होता है बेटा, अगर हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है जब आप जाते हो ना कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, या ये एक्सरसाइज के लिए भी हो तो स्पायरोमेट्री होता है। ठीक है ना, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary functions। ठीक है, प्रैक्टिकल यूजेस जो है वो लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप मान ही लो यहाँ से आ ही जाएगा। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। टाइडल वॉल्यूम बेटा, टीवी जिसको अपन बोलते हैं, ज्वारीय आयतन हिंदी में बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो है एयर इंस्पायर्ड हुई और एक्सपायर्ड हुई, इट इज अप्रोक्स 500 ml। तो टीवी कितना होता है बेटा, 500 ml। पूछा जाता है आपके क्वेश्चन, मतलब डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट 500 ml पूछ के देके भी पूछा जाता है। दैट इज हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्स इंस्पिरेशन, नहीं बेटा, एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, ध्यान रखना। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन, नहीं बेटा, तो दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम के बारे में चूज द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इज 700, नहीं। वैल्यू ऑफ 1500, नहीं। ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, यस बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सबसे पहले हमने बोला टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के दौरान जो हमने सांस ली वो आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है बेटा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन, फोर्स लगा के इंस्पिरेशन हुआ, तो ये एवरेज कितना होता है बेटा, 2500 ml से कितना 3000 ml के बीच में होता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन वाली जो वॉल्यूम है वो है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है बेटा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, एवरेज 2500 से 3000। सेलेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट इंस्पिरेटरी। आईआरवी इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, नहीं इंस्पिरेशन, तो यही गलत है। IRV is the additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration, this is the correct value of IRV is approximately 4500, नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही है, A और C। अगला आता है बेटा एक्सपायरेटरी, जैसे इंस्पायरेटरी था वैसे एक्सपायरेटरी। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ये एवरेज होता है बेटा 1000 से 1100 ml। कितना होता है, 1000 से 1100 ml। तो सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ERV इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल, नहीं बेटा, एक्सपायर। ERV इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। वैल्यू ऑफ ERV एवरेज इज 1000 to 1100 ml, दिस इज द करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। अभी तक हमने बोला टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे 500 ml, फोर्सिबल इंस्पिरेशन के टाइम पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेशन के टाइम पे फोर्सिबल वो कितना है बेटा 1000 से 1100 ml। अब है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम बच जाता है, दिस एवरेज 1100 to 1200 ml। कितना होता है ये 1100 से 1200 ml होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दिस इज सही। वॉल्यूम ये नहीं होता, ये नहीं होता, फोर्सिबल इंस्पिरेशन नहीं, फोर्सिबल एक्सपिरेशन है बेटा, तो सी वाला सही है। ठीक है ना, ये गलती मत करना जो मैंने अभी करी। नेक्स्ट, बाय एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, बहुत सारी ऐड करके हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को डिस्क्राइब और बहुत सारे जो है हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कैपेसिटीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी कैपेसिटी कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एडिंग। ठीक है, ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नीट ने पिछली बार जो है इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इस टाइप का भी आ सकता है, इसलिए पढ़ लेना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अब क्या आती है, तो इन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर
after a normal expiration inspirer. तो this includes tidal volume and inspiratory reserve volume. tidal volume कितना था 500 ml, inspiratory reserve volume कितना था बेटा 2500 से 3000, तो 2500 अगर माने तो ये 3000 होगा, मतलब ये हो जाएगा 3000 से 3500 ml, ठीक है। तो inspiratory capacity is the total volume a person can expire after a normal जो है inspiration नहीं, in inspiratory can include tidal volume and inspiratory reserve volume, yes बेटा, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सेम ऐसा ही, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट मीन्स ये 500 और अगर हम इसको 11 लें तो 1600, 1500 से 1600 ml होगा। तो दिस इज द टोटल कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, इंस्पायर नहीं एक्सपायर, ये टीवी प्लस आरवी होगा, नहीं टीवी प्लस ईआरवी है, तो दोनों ही गलत है। अगला एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑफ लंग, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टीवी प्लस ईआरवी आएगा, टीवी एक्सपायरेटरी है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सी। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन की जो रिमेन रहेगा वो होगा आपका फंक्शनल रेजिडुअल। दिस इंक्लूड्स ईआरवी और आरवी, ईआरवी और आरवी। द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो हमने पार्ट पढ़ा है आज का बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन, ठीक है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन इंक्लूडिंग टू टोटल लंग, वो बाय इंक्लूडिंग टू वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू, इंक्लूडिंग इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड्स आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, तो इफ वी एड अप ऑल पल्मोनरी इट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो दैट इज ऑल अबाउट योर लंग जो है टोटल लंग कैपेसिटी पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए HW है इन वॉल्यूम से। अब बेटा बताएं आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे फॉर्म आना शुरू हो गए हैं, आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं मई या जून में, तो आप इस सीरीज को ईमानदारी से फॉलो कीजिए बेटा, ठीक है ना। जो बच्चे भी नर्सिंग में जून में एम्स का एग्जाम देने वाले हैं, RUHS में भी RUHS CUT का एग्जाम देने, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो इसके क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपके कोई क्वेश्चन गलत किसी भी एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके या फिर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, और अगर लगता है कि मुझे अपनी स्पीड धीमी करनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए, मैं धीरे धीरे और बढ़ाएंगे बेटा। अभी जो स्टार्टिंग करी है तो थोड़ा आप लोग आइए, इंगेज होइए, देखिए और बताइए लोगों को जिन जिन जो जो यहाँ पे पूरी सीरीज होने वाली, पूरी बायोलॉजी के 33 चैप्टर होने वाले बेटा। तो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोचिंग से क्लास नहीं ले पा रहे, तो आप लोग यहाँ पे आके अपना मतलब क्लासेस ले सकते हैं, उनको बताइए बेटा, ठीक है ना। जो भी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट के लिए भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। डरना नहीं है, नीट का फॉर्म जो है अच्छे से भरना है, ठीक है।